जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटेटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज से साइंस का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 1 में 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। टोटल जितना भी साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट बोलता है, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है। देखिए, कोणीय विस्थापन, ये जो कोणीय विस्थापन होता है, जो समतल कोण भी बोलते हैं, ठीक है, समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण बोले या फिर कोणीय विस्थापन बोले, कोणीय विस्थापन, ये दोनों का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। ठीक है, समतल कोण बोले या कोणीय विस्थापन बोले, इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, कोणीय वेग का, सॉरी, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन। एक होता है ठोस कोण। अगर ठोस कोण का मात्रक पूछता है, ठोस कोण, जो ठोस कोण का मात्रक होता है अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन। ठीक है, ठोस कोण का मात्रक पूछेगा तो क्या होगा? अस्टेरेडियन हो जाएगा। ठीक, ये वाला हो जाएगा। बट अगर कोणीय विस्थापन का पूछ रहा है तो क्या होगा? रेडियन। कोणीय विस्थापन पूछे या समतल कोण पूछे, ठीक है, दोनों सेम है। कोणीय विस्थापन या समतल कोण, दोनों का मात्रक क्या होता है? दोनों का मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, ये यूनिट लेस है। ठीक, बीमाहीन राशि है, बीमाहीन है, बीमाहीन। कौन? कोणीय विस्थापन। जो कोणीय विस्थापन है वो क्या? तो बीमाहीन है। ठीक, यूनिट लेस है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। कोणीय विस्थापन या समतल कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है? सॉरी, इसका मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है। ठोस कोण का मात्रक पूछेगा तो क्या होता है? तो होता है एस्टेरेडियन। ठीक है, ये जो है कोणीय विस्थापन वो कैसा है? तो ये बीमाहीन है, यानी इसका बीमा नहीं होता है, ये यूनिट लेस है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बोल रहा है एक समान तल वाली सीधी सड़क पे नियत त्वरण से कोई दौड़ रहा है कार, उसमें इसमें से कौन सा कथन सही लिखा गया? देखिए, नियत त्वरण होता है क्या? त्वरण तो वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है त्वरण। ठीक है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो वेग में परिवर्तन होता है उसमें हम बोलते हैं हम लोग त्वरण। तो यहाँ बोल रहा है नियत त्वरण। अब नियत त्वरण मतलब एकदम उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो बिल्कुल एकदम नियत हो रहा है, या तो घट रहा है या बढ़ रहा है, बिल्कुल क्या होगा? सेम बढ़ रहा है। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है तो 2 से क्या हो गया? 4 हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है? 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। ये हो गया नियत त्वरण। ठीक है, मतलब सेम में अगर 8 7 8 से क्या हो गया? 6 हो गया, 6 से 4 हो गया, 4 से 2 हो गया। मतलब नियत में मतलब सेम, मतलब जो उसका डिफरेंट है वो सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग नियत त्वरण। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो कार का त्वरण शून्य होगा? नहीं। कार का वेग शून्य होगा? नहीं, वेग थोड़ी ना शून्य हो जाएगा। कार का त्वरण नियंत्रण बदल रहा है? नहीं, कार का वेग बदल रहा है। देखिए, यहाँ वेग बदल रहा है। पहले था 2, अब कितना हो गया? 4, 4 से क्या हो गया? 6, 6 से क्या हो गया? 8। या फिर अगर मान लीजिए 8 है, 10 है, 10 से हो गया 8, 8 से हो गया 6, 6 से हो गया 4, 4 से हो गया। तो मतलब नियत जो उसका जो है त्वरण, वो नियत चेंज हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? वेग चेंज हो रहा है, लेकिन वेग जो चेंज हो रहा है वो कम बेसी नहीं हो रहा है, एकदम नियत एक मतलब सीक्वेंस में चेंज हो रहा है। ठीक है, सबके बीच का जो डिफरेंट है वो सेम है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, जो कार का वेग है वो निरंतर बदल रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है। फिर बोल रहा था प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड है, कितने समय बाद इसका वेग दुगना होगा? देखिए न्यूमेरिकल्स है। बोल रहा है किसी वस्तु का नियत त्वरण, त्वरण दिया हुआ, एक्सेलरेशन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका प्रारंभिक वेग, जो प्रारंभिक वेग होता है उसको हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं। तो यू कितना दिया हुआ? तो 100 मीटर। एक सेकेंड, प्रारंभिक वेग 100 मीटर है, ये 10 मीटर है ना, इसका त्वरण कितना? 10 मीटर है। जिसका त्वरण है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जो इसका प्रारंभिक वेग यू है वो 100 है, 100 मीटर पर सेकंड। बोल रहा है कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा? मतलब कितना समय के बाद जो वेग है भी, भी कितना हो जाएगा? दुगना। अभी कितना है? 100 है, अब 100 का दुगना करेंगे मतलब 200 हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकंड। कितने समय बाद, मतलब क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू वाट। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस 80। इसको आप यूज करिए। v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस 80। v का वैल्यू कितना है? 200। u कितना है? 100 प्लस a का वैल्यू कितना है? 10। t का निकालना है, t लिख देंगे। इधर 100 आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 10 t इक्वल टू 100। 10 से काटेंगे, 10 दहाइए 100, इन टाइम क्या हो गया?
10, ये 10 में क्या है तो ये सेकंड में आएगा, क्या मीटर पर सेकंड है, तो टाइम क्या आएगा 10 सेकंड आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा था किसी वस्तु का नियत त्वरण, मतलब ए दिया हुआ है, एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यू इसका प्रारंभिक वेग दिया हुआ 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोल रहा है कितना टाइम के बाद ये दुगना हो जाएगा, मतलब भी कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा, कितना टाइम में, टाइम निकालना है। तो एक फार्मूला होता है तीनों में, ये संबंध होता है। v बराबर का होता है u प्लस एटी, एक होता है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसको भी आप याद रखिएगा। s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, एक होता है v बराबर u प्लस एट्टी, तो हम लोग किसको यूज किए हैं, v बराबर u प्लस एट्टी को यूज किए, आंसर आ गया कितना 10 सेकंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए संतुलित बल मतलब अगर कोई वस्तु है, इधर भी लगा रहा है 50 न्यूटन का बल, इधर भी लगा रहा है 50 न्यूटन का बल, इसको बोलते हैं संतुलित बल। मतलब ने वस्तु इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कि दोनों तरफ बल सेम लग रहा है, इधर भी उतना ही ताकत से बल लगा रहा है, इधर भी उतना ही ताकत से बल लगा रहा है। मतलब अगर बल दोनों तरफ सेम ताकत से लगे तो उसको बोलते हैं क्या थी, संतुलित बल। क्या बोलते हैं उसको, संतुलित, संतुलित बल। तो जो संतुलित बल में होता है उसमें क्या होगा, तो जो वस्तु है उसका दिशा बदल जाएगा तो नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। फिर यहाँ ऑप्शन बोल रहा है क्या जी, वस्तु की गति धीमी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, वस्तु तो स्थिर रहेगा। वस्तु की गति अवस्था अपरिवर्तित रहती है, वस्तु की गति में तेजी आती है, या वस्तु की गति की दिशा को बदलती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। वस्तु की जो गति की अवस्था है वो अपरिवर्तित, जो वस्तु है वो कुछ चेंज नहीं होगा। अगर असंतुलित बल रहेगा, जैसे कोई वस्तु है इधर बल लगा रहा है 50 न्यूटन का, इधर बल लगा दिया 60 न्यूटन का, तो वस्तु क्या होगा, इधर हल्का खिसक जाएगा, जो ज्यादा बल लगाएगा उस तरफ मतलब कि वस्तु आ जाएगा। बट यहाँ दोनों तरफ सेम है, संतुलित बल है, तो क्या होगा, जो वस्तु का दिशा है वो अपरिवर्तित, नो चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बोला किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित नहीं होता। देखिए दो चीज होता है, एक द्रव्यमान होता है, एक भार होता है। द्रव्यमान एक होता है भार। ये जो द्रव्यमान है वो स्थिर होता है, कहीं बदलता नहीं, फिक्स होता है। ठीक, ये नहीं बदलता है। द्रव्यमान क्या है, नहीं बदलता है। ठीक है, भार बदलते रहता है, बदलते रहता है। ठीक है, ये जी के मान पर करता है निर्भर। ठीक है, एफ बराबर क्या होता है, एम जी। ए बराबर का होता है mg, मतलब कि जी का मान चेंज होगा तो एफ भी चेंज हो जाएगा, मतलब भार भी चेंज होगा। ठीक, तो भार बदलते रहता है, ये द्रव्यमान नहीं बदलता है। जो द्रव्यमान है वो अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है, तो ये अदिश राशि है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, जो द्रव्यमान है वो अदिश राशि है, और भार क्या है, तो ये सदिश राशि है। सदिश राशि, सदिश राशि। द्रव्यमान अदिश राशि, भार सदिश राशि। द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलते रहता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित नहीं होता है। सही बोल रहा है। कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो बिल्कुल स्थिर रहता है, वो अलग अलग स्थानों पे नहीं बदलता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, के जी। भार का क्या होता है, न्यूटन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है, बोल रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा। देखिए जी का मान, पहले तो जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड ये होता है। ठीक है, जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जी का मान कहाँ बदलता है, कहाँ घटता है। ये अगर पृथ्वी है, पृथ्वी से अगर ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, पृथ्वी से अगर नीचे जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा। ऊपर जाइए चाहे नीचे, क्या घटेगा ये, पृथ्वी की सतह से जी का मान अगर ऊपर जाइएगा फिर भी घटेगा, नीचे जाइएगा फिर भी घटेगा। ये होता है इसका केंद्र, ये होता है विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। तो जी का मान जो विषुवत रेखा पे होता है, यहाँ पे जी का मान होता है 0, शून्य होता है। ठीक है, और इधर होता है ध्रुव, तो यहाँ ध्रुव पे सबसे सबसे अधिक होता है। ठीक है, ध्रुव पे क्या होता है, तो अधिकतम होता है। जो जी का मान है वो ध्रुव पे क्या होता है, अधिक होता है, और विषुवत रेखा पे 0 होता है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर तो 0 होता है, भूमध्य रेखा बोले चाहे विषुवत रेखा बोले, ठीक है, सेम होता है भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा पर भी कितना होता है, तो 0 होता है, विषुवत रेखा पर भी कितना होता है, 0 होता है, और जो ध्रुव पर होता है वो सबसे अधिकतम होता है। और पृथ्वी की सतह से जी का मान चाहे ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, क्या होगा, घटेगा हमेशा। पृथ्वी की सतह से या ऊपर जाइएगा फिर भी जी का मान घटेगा, नीचे जाइएगा फिर भी जी का मान घटेगा। ध्रुव केंद्र पे क्या होता है, तो केंद्र पे भी 0 होता है।
जिसका जो है केंद्र है, सेंटर है पृथ्वी का, वहां पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है। भूमध्य रेखा पर भी 0 होता है। तो बोल रहा है ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। कहाँ होगा अधिक? ध्रुव पर तो सबसे अधिक होता है अधिक, और यहाँ भूमध्य रेखा पर 0 होता है। भूमध्य रेखा पर ऋणात्मक नहीं, बोल रहा ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर समान नहीं, भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर, ऐसे बोल रहा है। जो भूमध्य रेखा है इसके तुलना में ध्रुव पर अधिक होता है, क्योंकि सबसे अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुव पे होता है। तो भूमध्य रेखा से क्या होगा, ध्रुव पर अधिकतम होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी सही बोल रहा है, भूमध्य रेखा से अधिक होता है जी का मान कहाँ, ध्रुव पे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो उसे बाहर की ओर धक्का देती है। कोई भी कार जब हम लोग टर्न करते हैं, मोड़ काटते हैं, तो कौन सा जो बल है उसको बाहर की ओर धक्का देती है, तो होता है अपकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जो अंदर की ओर देती है धक्का वो बोलता है अभिकेंद्री बल। अगर अंदर की ओर पूछेगा तो अंदर की ओर, अंदर की ओर पूछेगा तो अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल। अगर बाहर की ओर पूछेगा तो अपकेंद्री बल, ये याद रखिएगा। बाहर की ओर अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, ठीक है। अंदर की ओर क्या होता है तो अभिकेंद्री बल लगता है, बाहर की ओर क्या होता है तो अपकेंद्री बल लगता है, ठीक है। अभिकेंद्री बल को ही बोलते हैं केंद्राभिमुखी बल, ठीक है। इसका एक और नाम है, जो अपकेंद्री बल होता है उसको ही क्या बोलते हैं तो केंद्राभिमुखी बल बोलते हैं। आगे देखते हैं, घर्षण बल जान रहे हैं आप। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कारण कण, जब जो ध्वनि है साउंड जब हवा में गुजरती है तो जो हवा का कण होता है वो क्या होता है, तो होता है तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। जो ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि क्या है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। वही प्रकाश, जो प्रकाश हो क्या है तो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। ध्वनि क्या है तो अनुदैर्ध्य तरंग है, और प्रकाश क्या है तो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है क्या, बोला जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा का कण क्या होता है, तो ये होता है तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, तरंग प्रसार की दिशा में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। नेक्स्ट बोलता है, बोल रहा है स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है। देखिए आकाश का रंग जो होता है वो नीला क्यों दिखाई पड़ता है। टोटल आकाश में जब धनुष वगैरह बनता है उसमें 7 रंग होता है टोटल, ठीक है। इसका ट्रिक है बैजानी हैप्पी नाला, बैजानी हैप्पी नाला। बैस हो गया बैगनी, जास हो गया जामुनी, नीस हो गया नीला, हस हो गया हरा, पीस हो गया पीला, नास हो गया नारंगी, और लास हो गया लाल। यही 7 रंग होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। देखिए सबसे ज्यादा जो तरंगधर्ज होता है वो लाल का होता है। तरंगधर्ज क्या होता है, इधर से तरंगधर्ज घटते जाएगा, इधर से बढ़ते जाएगा, ठीक है। ऊपर से क्या होता है तरंगधर्ज बढ़ते जाएगा, तरंग धैर्य बढ़ेगा नीचे की ओर, ठीक है। और नीचे से क्या होगा तो परिकीर्णन बढ़ेगा, प्रकीर्णन, ये परिकीर्णन ऊपर की ओर क्या होगा तो बढ़ेगा। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, मतलब लाल का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, बढ़ते 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 सबसे ज्यादा लाल का तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। परिकीर्णन क्या होगा तो इसका सबसे कम होगा लाल का, ऊपर पर बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा किसका होगा, बैगनी का होगा। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है तो लाल रंग का होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है तो बैगनी का होगा, क्योंकि नीचे से क्या सबसे ज्यादा होता है। और ये परिकीर्णन इसका उल्टा होता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य का उल्टा क्या होता है तो परिकीर्णन, तो परिकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होगा तो बैगनी का होगा, सबसे कम किसका होगा परिकीर्णन तो लाल का होगा। तो जो आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है वो क्यों दिखाई पड़ता है, तो नीला प्रकाश वायुमंडलीय में अवशोषित होता है, परवैंगनी विकिरण वायुमंडल में अवशोषित होता है। वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों की तुलना में बैगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णन करता है। वायुमंडलीय तथा बैगनी तथा नीला प्रकाश की तुलना में अन्य सभी वर्गों का प्रकाश अधिक प्रकीर्णन होता है। देखिए वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैगनी तथा नीला प्रकाश अधिक करता है, सही बोल रहा है। जो बैगनी रंग है और जो नीला रंग है वो क्या करता है, प्रकाश प्रकीर्णन सबसे ज्यादा करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। पूछता है जो इंद्रधनुष होता है उसका बीच का रंग क्या होता है, तो बीच का रंग हरा होता है, ठीक है। 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में क्या होता है हरा होता है, ठीक है। इंद्रधनुष भी जो बनता है किस कारण से बनता है उसको देखिएगा आप। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए न्यूमेरिकल्स है,
फोकस दूरी एफ कितना दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, यानी कि यू बराबर कितना दिया हुआ है, तो 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी भी निकालना है, भी इक्वल टू वाट। अब देखिए, सबसे पहले देखना है दर्पण कौन सा, उत्तल है अवतल है। उत्तल रहेगा सब प्लस में होगा, ठीक है। सिर्फ यू यू जो होता है सामने माइनस में होता है, ठीक है। जो वस्तु की दूरी होता है, बिंब की दूरी होता है, यू क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। यू क्या होता है, तो हमेशा नेगेटिव होता है। बट और जो एफ और भी होता है, जो वो अवतल में क्या होगा, तो माइनस, उत्तल में प्लस। उत्तल में क्या होता है, तो भी और यू, सॉरी, एफ और भी, एफ प्लस होगा, ठीक है। और अवतल में क्या होगा, तो एफ और भी क्या होगा, तो माइनस होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ अवतल है तो माइनस में होगा, तो एफ भी माइनस में हो जाएगा, यू तो हमेशा माइनस में होगा करता है, भी का मान भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब दर्पण सूत्र होता है, एक होता है लेंस सूत्र। तो दर्पण सूत्र लगाइए, ये दर्पण है ना, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/भी प्लस 1/यू बराबर 1/एफ। अब सबका मान पुट करिए, 1/भी, 1/भी, भी क्या होगा, माइनस में होगा, प्लस 1/, यहाँ डायरेक्ट निकाल लीजिए मान, 1/भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/एफ माइनस 1/यू। अब 1/भी, 1/एफ, एफ कितना है, तो 1/-20 माइनस 1/यू कितना है, तो -30। एलसीएम करेंगे कितना आएगा, 60। 20×3 = 60, यानी कि -3, ये हो गया -30 दूना के 60, यानी कि -2, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये -1/भी, यानी कि -1/भी इक्वल टू कितना हो गया, -1/60 है, माइनस माइनस कट जाएगा, भी इक्वल टू कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। बस फार्मूला याद रखिएगा सिर्फ आप। वही अगर लेंस सूत्र पूछेगा, तो लेंस का सूत्र का फार्मूला होता है, लेंस सूत्र माइनस हो जाता है, 1/भी माइनस 1/यू बराबर 1/एफ, ठीक है। लेंस सूत्र का होता है, तो 1/भी माइनस 1/यू बराबर 1/एफ। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/भी प्लस 1/यू बराबर 1/एफ, ठीक है। लेंस में माइनस हो जाता है, दर्पण में प्लस रहता है, ठीक है। अवतल उत्तल में बस आपको याद रखना कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा। यू हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। यू मतलब बीम का दूरी जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। वही एफ और भी, उत्तल रहेगा तो प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, और अवतल रहेगा तो नेगेटिव होगा, माइनस में होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है एक गॉस किसके बराबर होता है, एक गॉस, एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। तो एक गॉस बराबर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा इसका, 10⁻⁻4 हो जाएगा। एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। एक टेस्ला में कितना होता है, 10⁻4 गॉस, तो एक गॉस में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 टेस्ला। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है वाटर पंप में ऊर्जा किससे किस में होता है परिवर्तित। देखिए वाटर पंप जहां भी घूमने वाला रहेगा ना, तो वाटर पंप, तो उसमें हम क्या देते हैं, विद्युत देते हैं। विद्युत ऊर्जा से चेंज करता है यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत करंट देंगे, उसमें पंप होता है घूमता है, ठीक है। तो क्या होगा, विद्युत जो वाटर पंप होगा उसमें सबसे पहले हम लोग करंट देते हैं, करंट देने के बाद वो पंप घूमता है, तो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, यानी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। मोटर भी क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में करता है। जनरेटर क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में करता है। जनरेटर हो गया, डायनामो हो गया, ये सब यांत्रिक से विद्युत में, और जो मोटर होता है वो विद्युत से यांत्रिक में। यह वाटर पंप पूछ रहा था, तो विद्युत से यांत्रिक में। ये प्रकाशीय जो होता है, प्रकाशीय वो कौन करता है विद्युत में, तो सोलर, जो सोलर होता है वो प्रकाशीय ऊर्जा को करंट में चेंज कर देता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन है। देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, जो ऊर्ध्वपातन होता है उस ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाए, ठोस से सीधे गैस में जो होता है बदलता है सीधे गैस। जो चीज डायरेक्ट ठोस से गैस में हो जाए चेंज, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। कपूर, ये कपूर ठोस है, इसको आप अगर इसको करिएगा, उसको आप गर्म करिएगा, जलाइएगा, तो डायरेक्ट गैस बनता हो गया कपूर, हो गया नेपथलीन, हो गया नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम
क्लोराइड, ठीक है। कपूर हो गया, नेपथलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडो फॉर्म होता है, आयोडो फॉर्म, ठीक है। आयोडो फॉर्म, ये सब क्या, तो उर्ध्वपातित पदार्थ है, कपूर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पूछ रहा कौन सा, तो अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड क्या है, तो उर्ध्वपातित ये पदार्थ, उर्ध्वपातित क्या होता है, तो डायरेक्ट ठोस से सीधे गैस में चेंज होता है, उसको बोलते हैं उर्ध्वपातन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है। कि एथेनॉल, एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, ये बदल गया एथेनोइक अम्ल CH3COOH। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, यहाँ ऑक्सीजन दो हो गया, मतलब ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, तो जुड़ा है। जहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ एथेनॉल था, एथेनॉल का होता है C2H5OH होता है फार्मूला, एथेनोइक अम्ल का क्या होता है CH3COOH होता है। यहाँ ऑक्सीजन एक, यहाँ ऑक्सीजन दो, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, जुट रहा है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन। देखिए हाइड्रोक्साइड, जहां भी हाइड्रोक्साइड पूछ रहा है मतलब क्षार है वो, ठीक है। हाइड्रोजन अगर है तो अम्ल है, हाइड्रोक्साइड है तो क्षार है। तो बोल रहा है आयनों के कौन सा कथन सही है, विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन। देखिए उच्च पीएच, जिसका ज्यादा पीएच होता है वो क्षार होता है। पीएच मान क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है, बीच में 7 आता है। इधर इधर तक क्या होता है, तो ये अम्ल होता है, इधर क्या होता है, तो क्षार होता है, ठीक है। इधर जितना कम रहेगा उतना ज्यादा अम्लीय रहेगा, यहाँ तक आएगा तो कम अम्लीय होगा, और क्षार में जितना इधर आएगा 14 उतना ज्यादा क्षारीय होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अम्ल प्लस क्षार, ये जब आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, लवण और जल, लवण प्लस जल। और अगर अम्ल और धातु करता है रिएक्शन, अम्ल प्लस धातु, तो बनाता है लवण और हाइड्रोजन गैस, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अम्ल और क्षार जब आपस में करता है तो वो होता है लवण और जल, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। वही जब अम्ल और धातु आपस में करता है रिएक्शन तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 0 से 7 के बीच में होता है, क्षार का होता है 7 से 14 के बीच में, ठीक है। अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, क्षार होता है इसे लाल को नीला करता है। आगे बोल रहा है रेगिस्तानी पौधों की कौन सी विशेषता जल की हानि को न्यूनतम करता है। देखिए जितना भी रेगिस्तान में पौधा होता है उसको पानी की कोई जरूरत नहीं होता है, बहुत कम पानी की जरूरत होता है, ठीक है। और अधिकतर रेगिस्तान में आपको कंटीला पौधा मिलेगा, ठीक है, काट वाला ज्यादा पौधा मिलेगा। तो उसमें कौन सा जो है जो न्यूनतम पानी करता है, उसके जल की हानि को न्यूनतम करने में मदद करता है, तो क्यूटिकल है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है, क्यूटिकल जो पौधा है रेगिस्तानी पौधा, वो जल की हानि को न्यूनतम करने में सहायता करता है। नेक्स्ट बोलता है मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने से क्या करता है। देखिए मैग्नीशियम का रिबन, ये जो Mg हो गया मैग्नीशियम, ये वायु हवा में जलेगा O2 के साथ जलेगा तो बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में उष्मा और प्रकाश, उष्मा प्लस लाइट प्रकाश, ठीक है। ये जो मैग्नीशियम है जब हवा में जलता है तो क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उष्मा प्लस प्रकाश, तो क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उष्मा और प्रकाश, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और उष्मा और प्रकाश बनाता है। नेक्स्ट बोलता है एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लेता है तो क्या अधिक उत्सर्जित करेगा। देखिए जो प्रोटीन कैसे बनता है, तो अमीनो अम्ल से बनता है प्रोटीन, अमीनो अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा प्रोटीन ले रहा है तो उसका जो मूत्र में यूरिया ज्यादा निकलेगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। यूरिया, यूरिया क्या होता है, ज्यादा निकलेगा। देखिए अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, जो मूत्र में गंध होता है अमोनिया कारण होता है, मूत्र में जो गंध होता है किसी कारण से होता है, तो अमोनिया कारण से होता है, अमोनिया, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अमीनो अम्ल क्या है, तो अमीनो अम्ल से बनता है प्रोटीन, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति प्रोटीन ज्यादा मात्रा में ले रहा है तो क्या होगा, वो ज्यादा यूरिया को निकालेगा, उत्सर्जित करेगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कायिक प्रबंधन द्वारा जनन नहीं करता। कायिक प्रबंधन मतलब जिसका डंठल को काट कर हम लगा दे वो हो जाए, काट के लगाएं, उसको डंठल को काटे उसको लगा दे तो पौधा लगे, उसको बोलते हैं कायिक प्रबंधन। गन्ना भी होता है, काट के उसको पौधा लगाई लग जाएगा,
जो होता है गुलाब वो भी लग जाता है, अंगूर भी लग जाता है, आम नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आम जो है वो कायिक प्रबंधन द्वारा जनन नहीं करता है। और आम के आप डंठल काट के लगाइए तो नहीं लगेगा। ठीक है, उसका जो होता है बीज से ही वो होगा तैयार। बट ये जितना है उस आपका डंठल काटने से लगाइएगा तो लग जाएगा। तो जिसका भी डंठल काटने से लग जाए डायरेक्ट, वो होता है कायिक प्रबंधन, जो नहीं लगे वो नहीं होता है, तो इसमें आम नहीं होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट बोलता है सोल्डर टाका के घटक है। सोल्डर कैसे बनता है? टीना और शीशा, पीबी हो गया शीशा, एसएन हो गया टीन, ये दोनों जब मिलता है तो बनता है सोल्डर। ठीक है, पीबी क्या हो गया? शीशा, एसएन क्या हो गया? टीन, ये दोनों मिलता है क्या बनता है? सोल्डर। एक होता है इसमें होता है आम्लराज, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ए हो जाएगा सही। आम्लराज क्या होता है? तो ये आम्लराज जो होता है इसको बोलते हैं एक्वारेजिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया, एक्वा रेजिया। HCl और HNO3, यानी कि HCl रहता है इसमें 3 रेशियो में, HNO3 रहता है नाइट्रिक अम्ल 1 रेशियो में। यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल जब 3 रेशियो 1 में मिलता है तो बनता है अम्लराज एक्वारेजिया। ये सोना वगैरह, सोना और प्लेटिनियम को गला देता है, सोना गोल्ड, सोना और प्लेटिनियम क्या करता है तो गला देता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।